हमारे पास जो ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। सामाजिक न्याय के लिए ओपी से हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। ईवीएम के बिना जो भी काम कर रही है बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं। हमें विश्वास है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तो सरकार इसको क्यों नहीं मान रही? इसको माने, बैलेट से पेपर वो कराए और ये संख्या है, संख्या को दूर करे। तो ईवीएम में गुंडागर्दी हो रही है, वो आज की डेट में ओपन नहीं हो रही, और जब ओपन होगी तो पता लगेगा ईवीएम में भी क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी है ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। मुस्लिम समाज और डोमा परिसंघ इसका सख्त मजम्मत करता है। नमस्कार, मैं सरल कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ एपी खान जी हैं। डोमा परिसंघ को मैं पहले बता दूं कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी समाज का एक संघ है। उसके ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं इंजीनियर एपी खान जी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम मुद्दे भी है यहाँ पे वक्फ बोर्ड पे हस्तक्षेप जिस तरह से हो रहा है, निजीकरण पर जो हो रहा है, तमाम मुद्दों पर जो डोमा परिसंघ है वो काम कर रहा है। पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल दस्तक जो है एक बहुत बड़ा चैनल है जो अच्छी पब्लिक को कवर करता है, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को, डोमा परिसंघ की जो भी आवाज़ को देश में दूर दूर तक पहुँचाएंगे और जनता तक पहुँचाएंगे। सर, जिस तरह से जो डोमा परिसंघ है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात करता है हमेशा, और आप लोग जो डोमा परिसंघ में ये देखा जाए तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर आप लोग बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर आप लोग का क्या ओपिनियन है? वक्फ बोर्ड आज देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो जिसमें बीजेपी की सरकार उस पर तमाम संशोधन के काम कर रही हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर। लेकिन अगर बात किया जाए तो आप लोग वक्फ बोर्ड को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो इशू सरकार ने उठा रखा है, ये इशू बिल्कुल अननेसेसरी इशू है। और वक्फ बोर्ड में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कहना है कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की हमारी जो जायदादें हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्गों के और पुरखों की है, जिसमें हमारी मस्जिदें चल रही हैं, हमारे मदरसे चल रहे हैं, हमारे खानखाएँ चल रही हैं, हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो पुराना मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट अब उसमें इंटरफेयर करके उस इशू को ज़बरदस्ती का इशू बना रही है, जिससे लोगों का ध्यान बटाया जा सके। और जो मेन इशू है हमारे, जो बेरोज़गारी का इशू है, जो हमारी दलित समाज के ऊपर शोषण का इशू है, जो नौकरी नहीं मिल रही है, जो हमारे ईवीएम के इशू हैं, और जो सारे इशू हैं उनको ध्यान भटकाने के लिए ये ज़बरदस्ती का अननेसेसरी इशू गवर्नमेंट उठा रही है, जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। और हम मुस्लिम समाज और डोमा परिसंघ इसका सख्त मजम्मत करता है। लेकिन सरकार साफ साफ कह रही है कि अगर देखा जाए रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन कागजात नहीं है उसके पास। देखिए, ये बिल्कुल झूठा वक्तव्य है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड के पास है। ये हमारी ज़मीन पिछले आज़ादी से पहले के जो हमारे बुज़ुर्ग थे और वो हैं, वो उनकी ज़मीन है, और वो समाज की सेवा के लिए वक्फ की गई थी, जिसमें समाज की सेवा की जा सके। और ऐसी कोई बात नहीं कि सबसे ज़्यादा ज़मीन है। उससे ज़्यादा ज़मीन दूसरे ट्रस्ट के पास है, दूसरे धार्मिक ट्रस्ट हैं उन लोगों के पास है। हमारे पास जो ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और सामाजिक लोगों के उसके लिए इस्तेमाल होती है। आप सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें होती हैं उन किन कारणों में यूज की जाती हैं? लोग कहते हैं, आमतौर पर आप लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम में गरीब दुखिया लोग होते हैं, यतीम होते हैं, उनके लिए वो ज़मीनें, उनके जो फंड आते हैं, जो पैसे होते हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाता है। क्या ये सही है या धरातल पर? बिल्कुल सही बात है। जो वक्फ बोर्ड की जो जगह है, सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जगह में कब्रिस्तान बने हुए हैं, हमारी मस्जिद बनी हुई है, हमारी मदरसे बने हुए हैं, और भी हॉस्पिटल बने हुए हैं, और इस टाइप के बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे चल रहे हैं। और जो उनकी कमाई आती है, जो उनके रेवेन्यू आता है, वो भी रेवेन्यू समाज के गरीब लोगों के ऊपर खर्च होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर खर्च हो रहा है। जो भी समाज के शोषित और दलित और ज़रूरतमंद समाज है, उनके ऊपर उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूद के लिए खर्च होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो एक सिस्टम हमारा बना हुआ है, एक उस सिस्टम को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज में सारे लोग अच्छे से काम कर सकें। सर, आपके पोस्टर में एक बहुत बड़ी योजना है, पुरानी पेंशन बहाल करो। देश भर में अगर पूरा बात की जाए तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से हरियाणा में चुनाव था, लेकिन वहाँ भी पुरानी पेंशन को लेकर तमाम आंदोलन हो रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पे वर्षों से आंदोलन हो रहे हैं NPS OPS के नाम पे। सरकार NPS तो दे रही है, लेकिन OPS देने के लिए आज भी कतरा रही है।
लेकिन उसको लेकर यहाँ पे डोमा परिसंघ के बैनर तले वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सर से जानने की कोशिश करूँगा क्या सर जो डोमा परिसंघ है वो किस तरह से लोगों को, जो कर्मचारी वर्ग है उनको ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे दिला पाए? देखिए, ओपीएस हमारी बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत पुरानी डिमांड है। अब एक कोई कर्मचारी जो अपनी ज़िंदगी का 60 साल से और 55 साल 58 साल सरकार के उसमें लगा रहा है, तो उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो जब तक ज़िंदा रहेगा, जब भी उसकी लाइफ है, रिटायरमेंट के बाद वो लाइफ अच्छे से गुजरे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका सेहत का, उसकी लाइवलीहुड का, उसके आगे पीछे लोगों का ध्यान रखा जाए। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी डिमांड है और इस डिमांड को हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने समाज को अच्छे से करवा सकें। नहीं, सरकार तो एनपीएस दी है। नहीं, सरकार ने जो अभी जो स्कीम वो लागू करी है, जो एक थोड़ा सा वो करा है, वो बिल्कुल बेकार है। उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी तब तक और किसी चीज़ पे हम लोग कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और पुरानी स्कीम चाहिए, जिसके लिए आगे जो हमारे जो बुजुर्ग है, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो पेंशनर है, उनको अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजर सके। आपके पोस्टर पे बहुत बड़े बड़े वो दावे किए गए हैं। बैलेट पेपर से चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा है। देश भर में लोकतंत्र को बचाने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लगातार दावा ठोकती हैं, ईवीएम बंद करने की आह्वान करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव की बात करते हैं और साफ साफ इनके पोस्टर में है कि बैलेट पेपर से चुनाव। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ईवीएम आज के ज़माने में अब ये बहुत ज़रूरी रह गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ईवीएम के बिना जो भी काम कर रही है बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं। हमें विश्वास है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अब जब जहाँ शक शुबा आ गया है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम पे गड़बड़ी हो सकती है, तो सरकार इसको क्यों नहीं मान रही? इसको माने, बैलेट से पेपर वो कराए और ये संख्या है, संख्या को दूर करे। और ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संख्या रहती है। आपने खुद देखा होगा हरियाणा के और दूसरे इलेक्शंस में कि क्या हमारे प्रेडिक्शन आ रही थी, क्या वो आ रही थी, प्रेडिक्शन एकदम चेंज हो जाती है। तो कैसे रातों रात चेंज हो जाती है? उसके पीछे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को सच साबित करने के लिए हमें बैलेट से चुनाव कराना बहुत। आप नहीं चाहते कि देश डिजिटल इंडिया में जाए? नहीं, बात सुने, देश जब आप ये हमारे जो प्रधान के चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते नहीं होते, लेकिन देश आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन देश में प्रधान का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव एक बहुत बड़ा वो रोल होता है सर। नहीं, देखिए, प्रधान का एक जो चुनाव होता है वो एक बहुत वैलिड चुनाव है। उसमें जब लोअर लेवल के लोग जुड़ते हैं तो उसमें वो चीज़ें सच निकल के आती हैं। तो जब प्रधानमंत्री की भी ये ड्यूटी बनती है कि अपनी पब्लिक को, अपने बाशिंदों को कॉन्फिडेंस मिले और ऐसे काम करें जिसमें सबका विचार मिल रहा हो, जिसमें सबका विश्वास हो। जैसे वो कहते हैं सबका विश्वास, तो सबका विश्वास करके दिखाएं। ये जब ही प्रूफ होगा कि जब बैलेट। लेकिन आमतौर पे लोग कहते थे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वहाँ गुंडागर्दी चलती है, वहाँ पे जो पेपर होते हैं वो छीन बीन कर दिया जाता है, चुरा लिया जाता है। इसलिए ईवीएम लाया गया ताकि ईवीएम से कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। मेरे हिसाब से जो ईवीएम में गुंडागर्दी हो रही है वो आज की डेट में ओपन नहीं हो रही, और जब ओपन होगी तो पता लगेगा ईवीएम में भी क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो भी जो गुंडागर्दी हो रही है वो कहीं ना कहीं जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे सरकारी तंत्र है, उनसे स्पॉन्सर हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जिस तरह से 2 दशक पहले अगर हम लोग जाते हैं तो कई गाँव में देखते होंगे कि जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता था तो वहाँ से बाग से ही चुरा लिया जाता था, गुंडागर्दी होती थी। नहीं, गुंडागर्दी क्यों होती है? तंत्र कहाँ है हमारा? जनतंत्र कहाँ है हमारा? जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा निर्वाचन आयोग का है, वो प्रॉपर ढंग से काम कराएं। क्यों गुंडागर्दी करने को अलाउ करते हैं? ईवीएम पर आप लोग क्यों सवाल उठाए? ईवीएम पे इसलिए सवाल उठाते हैं कि ईवीएम पे शक हर बार ईवीएम पे नए शक आते हैं। शक के आधार पर कोई चीज़ खत्म नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं? आप इसको प्रूव करो ना। हम जो कांग्रेस ने अभी आपके जो आपका चलो निर्वाचन आयोग के सामने हरियाणा के सारी प्रॉब्लम्स रखी, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर। कांग्रेस की सरकार थी तभी तो ईवीएम आया था। नहीं, ईवीएम आया था, लेकिन वो उसको बेहतरी के लिए आया था। जब ईवीएम में गड़बड़ी शुरू हो गई तो उसकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार नहीं है तो ईवीएम गलती हो? नहीं, कांग्रेस की ईवीएम, देखिए, किसी भी सिस्टम का, किसी भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके दोनों यूजेज हैं। उसके प्लस भी यूजेज है, माइनस भी यूज है। उसके पॉजिटिव यूज़ होने चाहिए, उसके नेगेटिव यूज़ नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें कांग्रेस की सरकार रहती तो पॉजिटिव होता और बीजेपी की सरकार रहती नेगेटिव यूज। नहीं, कांग्रेस की सरकार ने एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था जिसके पॉजिटिव यूज़ होने चाहिए थे, लेकिन उसके नेगेटिव यूज़ करके और उसको अपने मकसद के लिए यूज़ हुआ जा रहा है। और जो
जनतंत्र में जो जन की आवाज़ आ रही है, उसकी जन की आवाज़ को रातों रात पलट दिया जा रहा है। वो जो है ना, वो शक जो है, वो शक को दूर होगा। वो शक तभी दूर होगा जब बैलेट से हमारे चुनाव हों। ठेकेदारी प्रथा कैसे आप लोग खत्म करें? देखिए, ठेकेदारी प्रथा में क्या होता है, जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं उसको अधिकार नहीं मिलता, और सारा अधिकार जो है जो सरकारी तंत्र है और जो ठेकेदारों का तंत्र है उसमें मिलके जो नीचे काम करने वाले हैं उनका हक मारा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम से काम होनी चाहिए, और उसमें जो मजदूरों को और काम करने वालों कर्मचारियों को हक उनको मिले। सर, आप लोग डोमा परिसंघ चला रहे हैं, तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो आज भी 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं रोडों पे। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जो SC ST OBC की हितैषी मानती हैं, तमाम जो संगठन है वो भी हितैषी मानती हैं, लेकिन आज तक उन बच्चों के साथ न्याय क्यों नहीं हो पाया? सर, ये तो एक एग्जाम्पल आपने खुद बताया कि जो कर्मचारी हमारे शिक्षक वर्ग है, ऐसे आप देख लीजिए जितने भी BJP राज्य शासित राज्य हैं उनमें ये इस टाइप का हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हमें सर्विसेज नहीं मिल रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही, और सरकारी नौकरियाँ वैसे ही ख़त्म होती जा रही हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो सरकारी पैसों से प्राइवेट सेक्टर चल रहा है और जिनके हेल्प से चल रहा है, हमें उसमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, और जो सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मेरा सवाल ये है कि संगठन और राजनीतिक दल जो अपने आप को SC ST OBC का हितैषी बताती हैं, वो क्यों उन युवाओं के साथ नहीं खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, हम उनके बिल्कुल साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हम अपनी रैली में इस बात को इसलिए रख रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी हमारे इफेक्टेड लोग हैं, जिनको नौकरियों में सालों लगाते हैं, पढ़ाई में पैसे लगाते हैं, अपना समय ख़राब करते हैं, उसके बाद भी उनके एग्ज़ाम रिजेक्ट हो जाते हैं और उनके रिजल्ट नहीं आते सालों साल। इस वजह से देश के युवा बहुत परेशान है, इसलिए हमने मेन पॉइंट रखा है। इस पॉइंट को लगातार आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की। जी। और वहाँ पे जो 69,000 अभ्यर्थी बैठे हैं उनके साथ इस तरह का घालमेल हुआ है SC ST OBC रिजर्वेशन में, इसलिए वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। और 4 साल लंबा समय होता है सर। ऐसा है, उनके संघर्ष के हम साथ हैं। डोमा परिसंघ उनकी आवाज़ उठाएगा। हम 1 दिसंबर की रैली में ये बताएंगे कि जो सरकार हमारे साथ गलत कर रही है और हमारे समाज को दबा रही है, हम उसको अपनी आवाज़ उठाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समाज पर रखेंगे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने देखा जिस तरह से डोमा परिसंघ के AP खान जी थे, इन्होंने बताया कि जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ है डोमा परिसंघ। लेकिन सवाल है मेरा कि SC ST OBC के जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो संगठन हैं, वो अपने आप को हितैषी बताती हैं, लेकिन सोचिए 69,000 अभ्यर्थी आज भी 4 सालों से लखनऊ के इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज अपने समाज का हितैषी कैसे है? 10% आरक्षण रातों रात इम्प्लीमेंट हो जाता है। किसको माना जाए कि समाज के युवा किसके साथ, कौन SC ST OBC के कौन हितैषी? आप हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।